अब आप सुनेंगे अनस्टॉपेबल 2017 की हिंदी समरी, जिसे लिखा है मारिया शारापोवा ने। अनस्टॉपेबल 2017 एक टेनिस चैंपियन मारिया शारापोवा की आत्मकथा है, जो विंबलडन जीतने वाली पहली महिला बनी और एक ओलंपिक चैंपियन है। ये पुस्तक आपको मारिया के शुरुआती जीवन और संघर्षों के बारे में बताती है, जब उन्हें निक बोलेटियरी टेनिस अकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाना पड़ा था। ये पुस्तक पाठकों को विवाद और निलंबन से बाहर उनकी महान उपलब्धियों के बारे में भी बताती है। इस पुस्तक में आप क्या पढ़ेंगे? आप जानेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस खिलाड़ी बनने के लिए एक महिला अपनी सफलता से कैसे आगे निकलती है, या आप उसकी सफलता के रहस्य के बारे में जानेंगे। इन ऑडियोज में आपको पता चल जाएगा कि मारिया उस पल से कैसे सकारात्मक रूप से लड़ती है जब वो एक ड्रग विवाद में थी और सफलतापूर्वक काम पर वापस आ गई थी। इन ऑडियोज में आप उसके विचारों और उसकी कहानी का वर्णन करने के तरीके के बारे में जानेंगे। उसने 4 साल की उम्र से संघर्ष करना शुरू कर दिया था। उसके परिवार को चेरनोबिल आपदा के बाद अपना घर छोड़ना पड़ा। वो ये भी बताती हैं कि जब वो अपने पिता के साथ अमेरिका जाती थी तो उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। शारापोवा न केवल एक महान टेनिस खिलाड़ी है, बल्कि एक अच्छी इंसान भी है। उसकी इच्छा शक्ति, चोटों और आलोचना का सामना करने की हिम्मत और निश्चित रूप से एक महान प्रतिभा ने उसे दुनिया की महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक बना दिया था। उसने शांत और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया। उसकी सफलता के पीछे कई लोग थे, जैसे दोस्तों और परिवार जो उस पर विश्वास करते थे और कठिन समय में उसका समर्थन करने के लिए वहां मौजूद थे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि टेनिस खेलते समय खिलाड़ियों को किस तरह की चोटों का सामना करना पड़ता है और क्यों विंबलडन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मारिया शारापोवा येलेना और यूरी शारापोवा की बेटी है। उसका जन्म 19 अप्रैल 1987 को रूस में हुआ था। उसके 1 साल बाद उसके माता पिता साइबेरिया चले गए क्योंकि बेलारूस में गंभीर चेरनोबिल परमाणु विस्फोट हुआ था। उसका परिवार सोची में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगा, जो काला सागर के पूर्वी तट पर एक रूसी समुद्री सैरगाह था। मारिया अब 2 साल की थी। 2 साल बाद एक दिन उसके पिता उसे अपने साथ टेनिस कोर्ट में ले गए। वहाँ मजाक में उसके भाई ने उसे एक टेनिस रैकेट सौंप दिया। उसने गेंद और रैकेट के साथ खेलना शुरू कर दिया और खेल में इतनी गहराई से शामिल हो गई। उसके पिता ने देखा और खेल में उसकी एकाग्रता और टेनिस खेल में उसकी रुचि विकसित करने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़े टेनिस कोच से ट्रेनिंग लेने के लिए शारापोवा को अपने साथ लेकर जाना शुरू कर दिया। उसने 4 साल की उम्र में टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपना करियर बनाने का फैसला किया। हालांकि बचपन में वो अपने घर पर दोस्तों और परिवारों के नियमित रूप से जमा होने के कारण पूरी तरह से टेनिस के लिए समर्पित नहीं थी। वो अपना अधिकांश समय रूसी में कहानियां पढ़ने और लिखने में लगाती थी। वो ज्यादातर समय रूसी अक्षर सीखती थी। टेनिस कोर्ट के अलावा उसे बाहर खेलने के लिए जाने की कोई आजादी नहीं थी। 1993 उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, जब वो रूस से अमेरिका चली गई। उसके रूसी कोच जिनसे वो प्रशिक्षित हो रही थी, उन्होंने अपने पिता को शारापोवा को अमेरिका ले जाने की सलाह दी। उस समय रूस पूरी तरह से विकसित नहीं था और अभी भी सोवियत संघ के विघटन से उबर रहा था। उसके पहले असली कोच यूरी युटकिन को शारापोवा में असाधारण प्रतिभा का पता चला। उसे पता चला कि रूस उसके लिए जगह नहीं थी। उन्होंने शारापोवा को उसे अमेरिका ले जाने की सलाह दी। उस समय उसके पिता ने उसे टेनिस के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने साइबेरिया में अपनी नौकरी छोड़ दी और अमेरिका जाने का फैसला किया। आखिरकार वो अपना जीवन अपनी बेटी को समर्पित करना चाहते थे। अंत में वो एक मौका अमेरिका जाने के लिए उसके जीवन में आया। विश्व प्रसिद्ध चेक अमेरिकी टेनिस चैंपियन मार्टिना नवरातिलोवा ने परिवार को संयुक्त राज्य में स्थानांतरित करने का कारण दिया। मॉस्को में एक टेनिस कार्यक्रम में एक दिन उसने एक टेनिस टूर्नामेंट में भाग लिया। शारापोवा के खेलने के तरीके को देखकर नवरातिलोवा बहुत प्रभावित हुई। उसकी असाधारण प्रतिभा देखकर वो दंग रह गईं। अंत में वो उठ खड़ी हुई और शारापोवा के पिता के पास गई और उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा। इसके अलावा इस बात का समर्थन भी किया कि युटकिन ने उसे बताया कि एक दिन शारापोवा को रूस छोड़ना होगा। ये शारापोवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन अभी और भी संघर्ष करना बाकी था।
शारापोवा और उसके पिता यूरी दोनों के लिए संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट्स में जाना आसान नहीं था, लेकिन यूरी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो चाहते थे कि उनकी बेटी को फ्लोरिडा में विश्व की प्रसिद्ध अकेडमी द्वारा प्रशिक्षित किया जाए, लेकिन साथ ही वो जानते थे कि शारापोवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बहुत छोटी थी, जहां सेरेना और विनस विलियम जैसे टेनिस के दिग्गज प्रशिक्षित थे। उन्होंने अपनी आशाओं को नहीं खोया। उन्हें अपनी बेटी की प्रतिभा पर भरोसा था। इसके अलावा उन्होंने कोच रिक मैक्सी को एक पत्र लिखा और विवरण में शारापोवा की प्रतिभा के बारे में बताया। हालांकि कोच को शारापोवा को प्रशिक्षित करने के लिए विश्वास हो गया, लेकिन रास्ते में कई और बाधाएं थीं। उस समय अमेरिका जाने के लिए वीजा प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। केवल सरकारी अधिकारियों को परिवार के साथ वीजा प्रदान किया जाता था। किसी तरह वो मॉस्को में अमेरिकी एम्बेसी का दौरा करने में कामयाब रहे, जहां उन्हें केवल 2 वीजा मिल सके, एक शारापोवा के लिए और दूसरा अपने लिए। वे दोनों अमेरिका चले गए और बोका रैटन, फ्लोरिडा में पहुंचे, जहां वो रिक मैक्सी टेनिस एकेडमी गए। वो चाहते थे कि उनकी बेटी रूसी संघ की राष्ट्रीय जूनियर टीम का हिस्सा बने, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, कोच मौजूद नहीं थे और कोई भी उनकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा था कि उन्हें रिक मैक्सी द्वारा आमंत्रित किया गया था, क्योंकि जोड़ी बाहर गरीब दिख रही थी। लेकिन शारापोवा के खेल को देखने के बाद एक पासिंग कोच ने उन्हें 2 दिनों के लिए रिक मैक्सी के लौटने तक वहां रहने की अनुमति दे दी। लेकिन यूरी का अपना स्वाभिमान था। उन्होंने वहां रहने से मना कर दिया और अपनी जेब में $700 होने के कारण वो ब्रेडेंटन, फ्लोरिडा में चले गए, जहां विश्व प्रसिद्ध कोच निक बोलेट्री की एकेडमी थी। यूरी को अपनी बेटी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन शारापोवा जल्द ही माहौल में ढल गईं। शारापोवा और उनके पिता यूरी आखिरकार ब्रेडेंटन में बस गए। उनकी किस्मत ने उन्हें ब्रेडेंटन बुलाया। यूरी के लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। शुरुआत में शारापोवा को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो अन्य खिलाड़ियों की तुलना में बहुत छोटी थी और वो शारीरिक रूप से विकसित नहीं थी। कम ऊंचाई के कारण उसे कट डाउन, हैंड मी डाउन रैकेट का उपयोग करना पड़ा, लेकिन जल्द ही उसे इसकी आदत हो गई। उसके कोच निक बोलेटियरी ने उसे फंडिंग के साथ तैयार किया, क्योंकि वो अन्य खिलाड़ियों के साथ मुफ्त में भोजन कर पाती थी। दूसरी ओर यूरी के लिए चीजें इतनी आसान नहीं थीं। अंग्रेजी सीखने के साथ साथ उन्हें टेनिस खेल के बारे में सब कुछ सीखना था, ताकि वो शारापोवा के करियर को संभाल सकें। अपने काम पर जाने से पहले वो रोज सुबह 5 बजे टेनिस एकेडमी के लिए शारापोवा को छोड़ने के लिए उठते थे। अपने करियर के प्रबंधन के अलावा उन्हें एक अभिभावक बनना था और किराए और भोजन के लिए पैसे कमाने थे, जो उन्होंने निर्माण और यार्ड का काम करके किया था। शारापोवा ने अपने टेनिस कौशल को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उसने दोस्त नहीं बनाए, उसने हमेशा अपने अन्य खिलाड़ियों को अपने प्रतिद्वंदियों के रूप में पाया। बाद में कुछ वर्षों के बाद थॉमस हॉजस्टेड, शारापोवा के नए कोच, ने अन्य खिलाड़ियों को सलाह दी कि वो उसके साथ आंख से आंख मिलाकर ना देखा करें। वो उसकी आंखों में जीतने के लिए आग देख सकता था। उसने न केवल एकेडमी में अपने कौशल का विकास किया, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी वे मजबूत हुई। उसने अपने करियर और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा। वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत समर्पित और केंद्रित थी। उसने अपने विरोधियों के प्रति भी सकारात्मक रवैया बनाए रखा। शारापोवा का कॉन्क्वेस्ट डेटा एकेडमी का अनुभव। आप सुन रहे हैं अनस्टॉपेबल 2017 की हिंदी समरी और मैं हूँ कृतिका आपके साथ। शारापोवा बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी थी और अपनी मेहनत और प्रतिभा से एकेडमी के अन्य प्रतिस्पर्धियों को आसानी से परास्त कर देती थी। एकेडमी के अन्य बच्चे बहुत ही अमीर परिवार के थे और उनके माता पिता को ये बात खटकने लगी कि एक रूसी लड़की उनके बच्चों को परास्त कर रही है, और इसके चलते शारापोवा को बोलेटियरी एकेडमी से निकाल दिया गया। बोलेटियरी एकेडमी छोड़ने के बाद शारापोवा EI कॉन्क्विस्टेटर एकेडमी में ट्रेनिंग लेने लगी। EI कॉन्क्विस्टेटर एकेडमी के मालिक का नाम सेको बंगूरा था, जो अफ्रीका से थे और अपने समय के महान टेनिस प्लेयर रह चुके थे। उन्होंने काफी वर्षों तक निक बोलेटियरी की एकेडमी में ट्रेनिंग दी थी और फिर अपनी एकेडमी शुरू कर दी। सेको बंगूरा लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वो शारापोवा का इस्तेमाल अपने एकेडमी के विज्ञापन के लिए करना चाहता था। EI कॉन्क्विस्टेटर एकेडमी की फीस बहुत ज्यादा थी और शारापोवा के पिता यूरी इतने पैसे नहीं जुटा पा रहे थे। यूरी समय पर फीस नहीं दे पाए और उन्होंने एकेडमी में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। बंगूरा ने यूरा को जानबूझकर नौकरी से निकाल दिया ताकि वो फीस नहीं भर पाए।
निराश हताश होकर यूरी को मजदूरी करनी पड़ी, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस कारण यूरी अपने घर का किराया नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मकान मालकिन ने उन्हें घर से निकाल दिया। जब यूरी अस्पताल से ठीक होकर निकले तो सेको बंगूरा ने उनसे एकेडमी की फीस मांगी, पर यूरी फीस नहीं दे पाए। तब सेको बंगूरा ने मौके का फायदा उठाकर यूरी के सामने एक शर्त रख दी कि या तो शारापोवा को यहाँ से ले जाओ या इस कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत कर दो और शारापोवा की ट्रेनिंग और सफलता का श्रेय मुझे लेने दो। यूरी ने दस्तखत करने से मना कर दिया, पर अब शारापोवा और यूरी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। शारापोवा की बुलेटियरी एकेडमी में वापसी। शारापोवा और उनके पिता यूरी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मुसीबत के वक्त में यूरी को अपने दोस्त बॉब केन का सहारा मिला, जिनका बेटा स्टीवन भी बंगूरा एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा था। यूरी और शारापोवा केन के घर पर 1 साल रहे। शारापोवा को केन के घर में रहना काफी पसंद आ रहा था, क्योंकि घर में सभी सुख सुविधाएं थी और टेनिस कोर्ट भी था। बंगूरा की ट्रेनिंग में शारापोवा का खेल में बहुत सुधार आया था, पर यूरी ने शारापोवा को बंगूरा के इरादों के बारे में पहले ही सतर्क कर दिया था। लेकिन बंगूरा ने भी अपनी एकेडमी का विज्ञापन करने के लिए शारापोवा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। नतीजतन उसे पूरे सप्ताह और सभी सप्ताहांत खेलना पड़ता था। उसका ट्रेनिंग और टूर्नामेंट के अलावा कुछ नहीं था। शारापोवा के लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना और गेंद को जोर से मारने की काबिलियत की वजह से उसने खुद को 12 वर्ष से कम आयु के अमेरिका में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक पाया। शारापोवा ने मेहनत और लगन की वजह से कई टूर्नामेंट जीते, जिसके कारण बोलेतियरी ने शारापोवा को बोलेतियरी एकेडमी में दोबारा ट्रेनिंग का प्रस्ताव रखा। शारापोवा ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और बोलेतियरी एकेडमी में रहने लगी। IMG और नाइकी ने शारापोवा को प्रायोजित स्पॉन्सर किया और 2 अद्भुत कोच उसके जीवन में प्रवेश कर गए। 11 साल की उम्र में वो कई सफल एजेंसियों की नजर में आई। उनमें से एक IMG अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन समूह था। IMG ने उसे प्रति वर्ष $1 लाख के साथ प्रायोजित स्पॉन्सर किया और सोचा कि वो इसे पुनः प्राप्त करेंगे और सफलता मिलने के बाद लाभ कमाएंगे। नाइकी ने भी वैसा ही किया। इसने अपने निवेश को लाभ के साथ वसूलने की आशा के साथ $50,000 प्रति वर्ष के साथ शारापोवा को प्रायोजित किया। ये वो समय था जब 2 अद्भुत प्रशिक्षकों ने उसके जीवन में प्रवेश किया। मैक्स ईसनवर्ड एक युवा खेल एजेंट और ट्रेनर था जो IMG में काम करता था। उन्होंने शारापोवा को कोच करने के लिए बोलेटियरी की एकेडमी में आना शुरू किया और वो अच्छे और बुरे समय में शारापोवा के साथ खड़े होकर एक सच्चे और भरोसेमंद दोस्त बन गए। रॉबर्ट लैंसडॉर्फ समान रूप से महत्वपूर्ण हो गए। उन्होंने अमेरिकी ट्रेसी ऑस्टिन सहित कुछ महान लोगों को प्रशिक्षित किया, जिन्हें 1980 के दशक की शुरुआत में विश्व में नंबर 1 स्थान दिया गया था। लैंसडॉर्फ भी उसके लिए महत्वपूर्ण थे। वो एक अच्छा पारिवारिक मित्र भी बन गए। यूरी और शारापोवा लैंसडॉर्फ और उनके परिवार से मिलने के लिए लॉस एंजलिस जाते थे। उनकी बेटी एस्टेले शारापोवा की अच्छी दोस्त बन गई। लैंसडॉर्फ एक सख्त कोच थे। वो बार बार एक जैसे स्ट्रोक लगवाते थे, लेकिन उसे उसका प्रशिक्षण बहुत पसंद था। वो लैंसडॉर्फ से प्यार करती थी, जिस तरह से वो उसे प्रशिक्षित कर रहे थे। वो जानती थी कि ये कठिन प्रशिक्षण उसे और बेहतर बनाएगा। लैंसडॉर्फ ने 15 साल की उम्र तक शारापोवा को प्रशिक्षित किया। अंत में उसे अपने संघर्षों और प्रयासों का फल मिला। 9 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद उसकी माँ को भी वीजा दे दिया गया। वो तब अपने परिवार के साथ रहने में सक्षम थी। 14 साल की उम्र में शारापोवा के शरीर पे अचानक बदलाव आया। अचानक हार्मोनल और विकास परिवर्तनों ने उसे उलझन में डाल दिया कि उसके नए शरीर के साथ कैसे प्रबंधन किया जाए। उसने अपने ग्रोथ स्पॉट के कारण कुछ टूर्नामेंट खो दिए। मैच हारने की उसकी श्रृंखला ने उसे और भी मजबूत बना दिया। उसने और अधिक गुर और कौशल सीखे। उसने ये भी सीखा कि कैसे अपने नए शरीर के साथ सहयोग करें और उसका उपयोग करें। उसे अब एक नया लंबा शरीर मिला। उसके कंधे पहले से अधिक चौड़े और मजबूत थे। वो पहले से अधिक फ्लेक्सिबल थी। वो समझने लगी कि खेल को छोड़ना कोई हल नहीं है, लेकिन उसे नए तरीके सीखने थे। जबकि वो अभी भी हाई स्कूल में जूनियर थी, उसने फ्लोरिडा के सरसोता के पास अपने पहले समर्थक सीनियर टूर्नामेंट में प्रवेश किया। पुरस्कार राशि दांव पर थी। अंत में वो 3 सेटों में मैच हार गई, लेकिन ये एक सम्मानजनक प्रदर्शन था। उसने गेंद को अच्छी तरह से मारा, लेकिन वो थोड़ा धीमे था। वो एक मजबूत कम स्ट्रोक वाले खेल के लिए पर्याप्त आश्वस्त थी।
हालांकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। वो अपनी गेंदों को मुश्किल से नेट स्कीम बनाने में कामयाब रही। बाद में उनके ऑस्ट्रेलियाई कोच पीटर मैकग्रा ने उनके खेल को बेहतर बनाने में मदद की। इस समय वो जूनियर टूर्नामेंट छोड़ने के लिए तैयार थी और एक समर्थक की तरह प्रवेश करने के लिए तैयार थी। शारापोवा अंततः वरिष्ठों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी और 2004 में विंबलडन में अपनी जीत को चिन्हित किया। 16 साल की उम्र में वो वरिष्ठों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थी और मेलबर्न में अपने पहले ग्रैंड स्लैम द ऑस्ट्रेलियन ओपन में प्रवेश किया, लेकिन इसे खो दिया। सीनियर्स के साथ उसका शुरुआती टूर्नामेंट बहुत अच्छा नहीं था। उसका मैच हारना जारी रहा, लेकिन वो प्रत्येक टूर्नामेंट के साथ सीखती रही। उसने अपने स्ट्रोक में बहुत सुधार किया। उसने विंबलडन की तैयारी के लिए कई छोटे मैच खेले और उसे सफलता मिली। उसने प्रत्येक छोटे मैच को जीतकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 47 पर बढ़ाई। ये वो समय था जब विंबलडन 2003 में शुरू हुआ था। वो बहुत अच्छा खेली। उसने विंबलडन 2003 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। वो चौथे राउंड तक वहां रही, लेकिन वो टूर्नामेंट नहीं जीत सकी। लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई। उसने खुद से वादा किया कि वो एक दिन पूरा टूर्नामेंट जरूर जीतेगी। उसने जेलेना डॉकिन को हराकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाया, जो तीसरे दौर में चौथे स्तर पर थी। उसने अपना पहला प्रो टूर्नामेंट जापान ओपन उस वर्ष बाद में जीता। वर्ष 2003 के अंत तक उसकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग बढ़कर 32 हो गई। अगले साल 2004 में उसने पहले ग्रैंड टूर्नामेंट विंबलडन 2004 में अपनी जीत को चिन्हित किया। उसने अन्य टूर्नामेंट जीतने की तुलना में आश्चर्यजनक और अधिक खुशी महसूस की। आखिरकार ये विंबलडन था, जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक था। विंबलडन एक ऐसी चीज थी जो उसके लिए बहुत खास थी। बाद में 2004 में उसे विलियम्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मिला, लेकिन वो हार गई। वो स्वाभाविक था, क्योंकि विलियम्स उम्र में उससे बहुत बड़ी थी। लेकिन विलियम्स को हराना बहुत मुश्किल था। केवल कुछ ही समर्थक ऐसा कर सकते थे। हालांकि वो विंबलडन 2004 जीतने के बाद वर्ष 2005 तक नंबर 1 पर रही। अन्य प्रतियोगी उनकी जगह लेना चाहते थे। अपनी रैंकिंग को बनाए रखना उसके लिए बहुत आसान नहीं था। उसने अपने कौशल में कोई नया तरीका नहीं जोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने खेल को अच्छी तरह से जानती थी। उसे अब पता था कि उसकी ताकत और कमजोरी क्या है। लेकिन उसकी विश्व की नंबर 1 रैंकिंग वर्ष 2006 तक गिरकर तीसरे स्थान पर आ गई। फ्रांस की उनकी प्रतिद्वंद्वी एमिली मर्समो नंबर 1 पर थी और जस्टिन हेनन नंबर 2 पर थे। अब वो समय था जब वो अपनी रैंकिंग को वापस नंबर 1 पर लाना चाहती थी। लेकिन जस्टिन हेनन को हरा पाना आसान नहीं था, क्योंकि हेनन ने पिछले मैचों में उन्हें 4 बार हराया था। 2006 में यूएस ओपन में शारापोवा ने सेमीफाइनल में एमिली मर्समो और फाइनल में जस्टिन हेनन का सामना किया। लेकिन कुछ कठिनाइयों का सामना करने के बाद वो सेमीफाइनल में मर्समो और फाइनल में हेनन को हराने में कामयाब रही। वो फिर से विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर रही और अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता। एक सर्जरी ने 2008 में उसके जीवन को बदल दिया। 2008 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने के बावजूद वर्ष बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। अब वो अपना खेल सुधारना चाहती थी। उसने अपने पिछले कोच रॉबर्ट लैंसडॉर्फ को बदलने का फैसला किया। वो उसे जाने देने के लिए दुखी थी, लेकिन साथ ही वो जानती थी कि उसे अपने जीवन में प्रगति करने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। उसने अपने पिता के साथ अलग होने का फैसला भी किया। ऐसा नहीं था कि यूरी एक बुरा कोच था, लेकिन वो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। वो अपने जीवन को अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहती थी। अब वो अपने फैसले अपने तरीके से लेना चाहती थी। शुरू में अपने पिता से दूर रहना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यूरी ने उसके कारणों को समझा। उनके नए कोच माइकल जॉर्ज थे। बाद में 2008 में उसका कंधा अंदर से बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके कंधों में कुछ आंतरिक चोट थी। ऊतकों का एक हिस्सा फट गया, जिसके कारण उसे सर्जरी करवानी पड़ी। वो एनेस्थीसिया के तहत नियंत्रण खोने से डर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे इससे गुजरना पड़ा। वो अक्टूबर 2008 में ऑपरेशन से गुजरी और उसे खेल से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ा। वो कुछ समय एरिजोना में रिहब में बिताया, लेकिन दिसंबर के मध्य तक वापस खेल में वो आ गई थी। इस बार वो पहले की तरह मजबूत नहीं थी। उसका कंधा पहले से कमजोर था। वो स्ट्रोक को उस तरह से नहीं मार सकती थी जिस तरह से वो करती थी।
ये वो समय था जब उसे अपने खेल पर लगाम कसनी थी। उसने खेल में बने रहने के लिए नई चाल और कौशल खोजने की कोशिश की। उसने अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए कुछ अभ्यास मैच खेले। सर्जरी के कारण उसने बहुत कुछ खोया। उसकी रैंकिंग गिरनी शुरू हो गई। पोलैंड के एक टूर्नामेंट में उक्रानियन अलोंडा बोंडारेंको वो एक ऐसे खिलाड़ी से हार गई थी जिसे वो आसानी से हरा सकती थी। शारापोवा ने एक बड़ी चुनौती के बाद 2012 में फ्रेंच ओपन में फिर से जीत दर्ज की। उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया और एक बड़ी हार के बाद वो खेल में अपनी वापसी करना चाहती थी। उसका खेल पहले जैसा नहीं था। उसके कौशल अब बदल गए थे। उसे कंधे की चोट के साथ प्रबंधन करना था और उसी समय वो जीतना चाहती थी। वो कभी भी एक धुंधली छाया नहीं बनना चाहती थी जो बस एक स्टार बन गई और गायब हो गई। वो अपने पूरे करियर में चमकना चाहती थी। अंत में चीजें उस तरह से बदल गईं जो वो चाहती थी। ये 2012 के फ्रेंच ओपन का समय था। ये एकमात्र ग्रैंड स्लैम था जिसे उसने अभी तक नहीं जीता था। विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन जैसे अन्य मैच वो पहले ही जीत चुकी थी। ये जीत उसके लिए वाकई खास थी। आखिरकार सर्जरी के बाद ये पहला भव्य टूर्नामेंट था। वो सोचती है कि सर्जरी से पहले जीतना काफी आसान था, लेकिन सर्जरी के बाद जीतना एक चुनौती थी। अंत में उसने 2012 में फ्रेंच ओपन जीता था। खेल में उसकी प्रतिद्वंदी इतालवी सारा इरानीवॉस वास्तव में अच्छी थी, लेकिन शारापोवा ने उस दिन उससे बेहतर खेला। इन ग्रैंड टूर्नामेंट को जीतना वास्तव में मुश्किल था। इन भव्य टूर्नामेंटों में केवल कुछ दिग्गज ही अपनी जीत दर्ज कर सके। शारापोवा उनमें से एक थी। वो मुश्किलों से निकली ही नहीं थी कि 2015 में चीजें फिर से बदल गईं। ड्रग परीक्षण में विफल रहने और खेल से निलंबन मिलने पर शारापोवा के जीवन को नया मोड़ मिला। वर्ष 2016 में शारापोवा के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। एक ड्रग टेस्ट ने उसे खेल से निलंबित कर दिया। हालांकि उसके मूत्र में माइल्ड्रोनेट नाम का एक पदार्थ था, लेकिन ये उसकी गलती नहीं थी। माइल्ड्रोनेट एक प्रकार की गोली थी जिसे वो फ्लू से छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से लेती थी। ये उसके परिवार के डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया गया था जब वो छोटी थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि आईटीएफ ने उस दावे पर प्रतिबंध लगा दिया था। आईटीएफ ने सभी खिलाड़ियों को सूचित करने के लिए उचित तरीके से कोई अधिसूचना पारित नहीं की। ये एक मौन सूचना थी। शारापोवा का 2 बार ड्रग टेस्ट हुआ, पहली बार आईटीएफ और अगली बार आर्बिट्रेशन पैनल द्वारा। यहाँ तक कि पैनल ने उसे दोषी पाया और आखिरकार उसे 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक पूरी जांच के बाद उसका निलंबन 15 महीने तक कम हो गया, लेकिन उस समय उसका कंधा निलंबन पारित कर दिया गया। अब इसका कोई फायदा नहीं था। अंत में अपनी सजा पूरी करने के बाद वो अपने खेल में वापस आ गई। शुरुआत में 2016 में वो जल्दी सेवानिवृत्ति चाहती थी, लेकिन इस सब के बाद वो और खेलना चाहती थी। तो आइए जानते हैं इस पूरी समरी का एक कंक्लूजन। ये पुस्तक हमें दिखाती है कि कैसे शारापोवा ने अपनी जीत को चिन्हित किया और दुनिया की सबसे महान और प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी बन गई। कई संघर्षों और बाधाओं का सामना करने के बावजूद वो केंद्रित रहीं। वो अभी भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रही हैं, लेकिन अच्छा काम करती रहती हैं और अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देती हैं।